लोगों में ये भ्रम रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर मतलब महिला को ही हो सकता है। तो ये पुरुषों में भी पाया जाता है। अगर आपके फैमिली में कोई महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या पुरुष को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या पुरुष को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है या महिला को ओवेरियन कैंसर हुआ है, तभी भी आपकी ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क बढ़ती है। महिलाओं को भीड़ से अलग दिखना न केवल उन्हें तकलीफ देता है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी गिरा देता है। नमस्कार, मैं निशा पंजवानी और आप देख रहे हैं मेरे साथ महान्यूज 7। महिला दिवस के इस खास मौके पर आज हमारी मेहमान हैं निटिट नॉकर्स इंडिया को स्टार्ट करने वाली फाउंडर डॉक्टर रोहिणी पाटिल, जो कि पेशे से एक गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और ब्रेस्ट कैंसर की सर्वाइवर भी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका महान्यूज 7 में। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के मुद्दे पे मैम आज हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे मैम, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को। मेरी जर्नी एज अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, ये जो 22 साल की मेरी जर्नी है। 2002 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वो बहुत एक अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ था और उसी की वजह से आज 22 साल के बाद मैं आप लोगों से बात कर सक रही हूँ, लोगों में जन जागृति करने में सफल हो रही हूँ, अर्ली डिटेक्शन के लिए मदद करने में, और साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर के बाद रिहैबिलिटेशन, उसके बाद का जो समय रहता है वो कहीं कंफर्टेबल या कॉन्फिडेंस, कंफर्टेबल स्माइल वापस लाने की बहुत कोशिश करती हूँ मैं। तो ये जो है कि मैं 22 साल पहले मुझे जब हुआ था तब ऐसा था कि निशा मेरी उम्र भी नहीं थी उस समय। कहीं 55 इयर्स में होता है बताया जाता था, फिर 50 इयर्स में, फिर 45 इयर्स में। मुझे जब हुआ था तब मैं कहीं मेरे 36.5 इयर्स की थी, यानी नहीं मैं उस एज ग्रुप में आती थी कि जब बोला जाता है कि एज इंसिडेंस वो था। और उसके बाद नहीं मुझे फैमिली हिस्ट्री थी, नहीं जो रिस्क फैक्टर्स देखे जाते हैं उसमें कहीं मैं आती थी। पर हाँ, मेरा ब्रेस्ट कैंसर, मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ खुद को कि मेरा ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हुआ था और एक बहुत सुंदर जिंदगी में जी पा रही हूँ। मैम, इसी से कहा जाता है कि जैसे हमारी कॉन्वर्सेशन में आपने ये बात कही कि कई लोगों में ये भ्रम होता है कि अगर हमारे घर में किसी को कैंसर नहीं हुआ है अभी तक ही तो हमें भी नहीं होगा, ये जेनेटिकली होता है। बहुत ज्यादा लोगों में ये भ्रम रहता है, इसको मैम कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल सही कहा है निशा आपने कि जब भी मैं ब्रेस्ट स्क्रीनिंग या कोई अवेयरनेस कैंप के लिए ऑर्गेनाइज करती हूँ, जाती हूँ, तो बहुत सारी महिलाएं तैयार ही नहीं रहती है स्क्रीनिंग के लिए। जब उनसे बात करती हूँ तो बोलते हैं कि मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है और हमारे परिवार में मैंने कभी ब्रेस्ट कैंसर ये सुना ही नहीं है, तो मुझे होने का सवाल ही नहीं है, तो मैं नहीं करना चाहती हूँ स्क्रीनिंग। पर यहाँ बता देना चाहती हूँ दर्शकों को कि सिर्फ 13% लोगों में हम फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, यानी इसका मतलब 13% जिनको हुआ है उसमें से सिर्फ 13% लोगों में हम देखते हैं कि उनके फैमिली में कहीं ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो बाकी महिलाओं में तो कहीं उनकी हिस्ट्री नहीं थी ब्रेस्ट कैंसर की, तभी भी उनको हुआ था। और मुझे भी कहीं भी मेरे फैमिली में एक व्यक्ति भी नहीं था जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। मैम, क्या लक्षण अमूमन पाए जाते हैं, क्यों ब्रेस्ट कैंसर ये डेवलप होता है? और आजकल तो हम देख रहे हैं कि काफी यंग एज की जो लड़कियां हैं उनमें भी ये देखा जा रहा है। हाँ, अभी बहुत चिंता की बात है कि बहुत अर्ली एज में हम देखते हैं। आप सच मानो 19 इयर्स की मैंने सबसे यंगेस्ट ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट देखी थी। तो आज कल देखा हर आए साल ब्रेस्ट कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। पिछले बार जब ये हुआ था तो 1,68,000 नए मरीज हुए थे, यानी जो पहले थे वो तो थे, उसमें और ऐड हुए थे। ये बहुत सारा आपकी लाइफस्टाइल, आपके हेल्थ, जनरल हेल्थ, डाइट, इसके ऊपर और आपकी फिजिकल एक्टिविटी, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। जो कहीं मेरे ख्याल से मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ये इसमें कहीं डिटोरिएशन हो रहा है। फिजिकल फिटनेस, एक्टिविटी, आपकी नींद, आपका खाना, ये सब चीजें, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपके चीजों को अफेक्ट करे। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल तो रैंडमली ओवर द काउंटर हार्मोन्स भी लिए जाते हैं, तो ये कहीं हमारी रिस्क बढ़ा रहा है।
आजकल मैम इन मुद्दों पर खुलकर बात की जाती है, लेकिन जब आपको ये डिटेक्ट हुआ था तब शायद इतनी ज्यादा खुल के बात नहीं होती थी, बट फिर भी आपने एक ब्रेव कदम लिया क्योंकि आप खुद पेशे से डॉक्टर हैं। आज मैम जो प्रोस्थेसिस, आज भी इसको लेकर एक अलग तरीके से इसको देखा जाता है, जिन्हें हम नेटेड नॉकर्स भी कहते हैं। इसको लेकर मैम कैसा भ्रम है लोगों में, और अभी कैसे पेशेंट्स इसके लिए सामने आ रहे हैं जो एक्सेप्ट करते हैं नेटेड नॉकर्स? पहली बात तो ये रहती है निशा कि लोगों को छोटे छोटे गांव में, कस्बों में, बहुत बार शहर में भी बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि हमारी एक ब्रेस्ट निकल गई तो हमको कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले अवेयरनेस फॉर प्रोस्थेसिस, ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस क्रिएट करना शुरू कर दी थी मैंने कि वो बहुत ज़रूरी है। पर ये प्रोस्थेसिस सिर्फ हमको एक फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं, पर फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ पोस्चर और बैलेंस में भी मदद करता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम रहता है। सो करके एक बार अगर मैस्टेक्टमी यानी रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, ये एक प्रकार की सर्जरी रहती है ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद, तो उसके बाद ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस यूज करना बहुत जरूरी होता है। और लोगों को उसका महत्व सिर्फ दिखने तक का मालूम रहता है। जब मैंने ये प्रोस्थेसिस करना शुरू किया था तो एजुकेटेड लॉट मुझे बोलने लग गया कि देखो रोहिणी, ऐसा है कि आपने स्क्रीनिंग कैंप्स लेते हो, आप अवेयरनेस कैंप्स लेते हो, वो सब ठीक है, वी हाईली अप्रिशिएट दैट, पर ये चीज की क्या जरूरत है, प्रोस्थेसिस की क्या जरूरत है? तब मुझे बहुत ही कटु शब्दों में उनको बताना पड़ा था कि हमारी जरूरतें ठहराने वाले आप लोग कौन? हमारी जरूरतें हमको समझती है, वो सब चीजें वो नहीं समझ पाते। तो उनको यही लगता था कि प्रोस्थेसिस पहन रहे हैं, कहीं अपने आप को कहीं बहुत अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ये करते हैं। पर मैं बहुत सीधे शब्दों में बताती हूँ कि जो कैंसर से गुजर चुका रहता है उसके मन में अट्रैक्टिवनेस, किसी को लुभाना, किसी को अट्रैक्ट करना, ये दूर दूर कोसों मील दूर रहता है। सिर्फ उनको एक ही रहता है कि आई वॉन्ट माई प्रीवियस सेल्फ बैक, मैं जो पुरानी थी मुझे सिर्फ वही लौटा दो। तो एक प्रयत्न उसके लिए रहता है कि ये प्रोस्थेसिस कहीं उनको वो कॉन्फिडेंस, वो कंफर्ट, वो स्माइल, वो डिग्निटी वापस देता है। एंड मैम कहीं ना कहीं जैसे वो प्रोस्थेसिस जो मार्केट में मिलते हैं वो पहनना और इसे पहनना हेल्थ को लेकर कितना अलग है, और इससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं हमारी बॉडी पे? देखो, ऐसा होता है कि जब आप प्रोस्थेसिस यूज नहीं करते हैं तो आप समझ लो कि एक तरफ की ब्रेस्ट निकल गई है, एक तरफ की ब्रेस्ट है, यानी ये ब्रेस्ट अगर है तो इसका वेट आपके बॉडी पे रहता है, इस तरफ खाली हो जाता है। तो ये कहीं आपके स्पाइन में कर्व भी लाता है, आपके कंधे भी सामने झुक जाते हैं, जो पहले ऐसे रहते थे वो कहीं ऐसे हो जाते हैं। तो आपका पोस्चर, बैलेंस, ये सब बिगड़ जाता है जब आप एक तरफ का आपका ऑर्गन, एक तरफ की आपकी ब्रेस्ट निकल जाती है। तो ये जो प्रोसेसेस रहते हैं ये कहीं आपका वेट बैलेंस भी करता है, आपको मदद करता है, आपको स्पाइन बराबर रखने में, आपका पोस्चर बराबर रखने में, आपके शोल्डर्स बराबर रखने में। तो ये जो ट्रेडिशनल ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस रहते हैं इनका एक फिक्स वेट रहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो रिमेनिंग ब्रेस्ट रहती है वो उसका वेट और वो प्रोस्थेसिस का वेट मैच ही नहीं करता। तो उसका फायदा करने के बजाय वो हमको थोड़ा सा, दे आर नॉट दैट यूजफुल, थोड़ा सा यूजफुलनेस उसका कम हो जाता है, एडवांटेज उसका कम हो जाता है। पर ये जो नीटेड नॉकर्स हम बनाते हैं इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज ऐसा है कि इसका शेप भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जो आपको ओवर द काउंटर्स प्रोस्थेसिस मिलते हैं वो एक फिक्स शेप के रहते हैं, उसमें आप कोई चेंज नहीं ला सकते। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि जब आप इस तरफ से आप ब्रेस्ट को देख रहे हैं, ये नॉकर्स को देख रहे हैं, इसमें अपर फुलनेस है, पर एज के साथ महिलाओं में ये अपर फुलनेस ब्रेस्ट का कम हो जाता है। तो जब आप प्रोस्थेसिस वो पहनते हैं जो ट्रेडिशनल है तो उसमें आपका जो नॉर्मल ब्रेस्ट जो है वो नेचुरल ब्रेस्ट उसका कंटूर अलग रहता है और वो प्रोस्थेसिस का अलग रहता है। पर ये निटेड नॉकर्स में आप इस तरह से, ये हाइपोएलर्जिक पॉलीफाइबर रहता है, इसको हम निकालेंगे, इसके पीछे एक ओपनिंग रहता है जिसमें से आप निकाल सकते हैं और जितना आप चाहिए उतना निकालोगे और इसको आप नीचे पुश करोगे तो आप देखें इसका फुलनेस कम हो गया। सो इट गिव्स अ नेचुरल, यू कैन कस्टमाइज इट करके। हम इसको बोलते हैं कि ये कंफर्टेबल है,
ये वॉशेबल है, कॉटन यार्न से बना हुआ है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये दिखने में वूल से बना हुआ है, पर ये कॉटन यार्न से बना हुआ रहता है, तो गर्म भी नहीं होता है। इसमें पॉलीफाइबर निकाल लो, आप इसको अच्छे से धो सकते हैं। इसका कंटूर, शेप, साइज आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल रहते हैं अकॉर्डिंग टू द कप साइज। ABCDEF भी रहता है, पर जो जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से बनाते हैं। और ये कंटूर भी देता है, जिस प्रकार से आपको चाहिए उस प्रकार से कंटूर देता है। तो दीज आर मोर। और बहुत बार वो जो ट्रेडिशनल ब्रेस्ट प्रोसेसेस यूज होता है उसमें ऐसा होता है कि जो यूज करती हुई महिलाएं बताती है कि बहुत स्वेटी लगता है। ऑल्दो उसके ऊपर कैप कॉटन की रहती है, पर उनका कहना रहता है कि वो बहुत स्वेटी है मैडम, वो बहुत हेवी रहता है, मेरे को खंदा दर्द देता है। पर जब से वो लोग दे स्विच ओवर टू निटेड नॉकर्स, दे फील वेरी हैप्पी। बहुत लोग लिख के भेजते हैं कि मैडम मुझे तो सही में बहुत आपने कंफर्टेबल कर दिया है। मैं बाहर जाना नहीं चाहती थी, मैं लोगों से मिलना नहीं चाहती थी, मैं कपड़ों का चॉइस मेरा चेंज हो गया था। और इसमें निशा मैं बहुत ये बताती हूँ कि एक बार ऑपरेशन होने के बाद फिटिंग कपड़ों का ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं किस तरह से फिट, पहले से जैसे कपड़े थे वो पहनने को नहीं मिलते हैं, या वो पहनते हैं तो ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। पर एक बार आप अगर समझ जाते हो कि नीटेड नॉकर्स या ब्रेस्ट प्रोसेसेस आप किस तरह से पहन सकोगे, तो यू कैन वेयर एनी पॉसिबल ड्रेस एंड यू कैन बी कंफर्टेबल एज यू वर बिफोर। पहले समान ही आपकी जिंदगी आप उसी कॉन्फिडेंस से, उसी कंफर्ट से बिता सकते हो। स्त्री के शरीर की रचनाएं कुछ इस तरह से हुई है कि अगर स्तन उनके शरीर से हटा दिया जाए तो उसकी कल्पना करना भी काफी मुश्किल है। मैम, शहरों में तो आज ये काफी अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, लेकिन गांवों कस्बों में आज भी ये एक बड़ा इशू है, बड़ा टैबू माना जाता है। आप कुछ एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों से शेयर करें कि कभी कोई ऐसे महिला पेशेंट जब आती हैं आपके पास तो उनको किस तरीके से आप कन्विंस करते हैं इसके लिए। एक बार एक महिला मेरे पास आई थी, उसकी सिर्फ कंप्लेन यही थी कि मैडम जहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे जख्म है। देखने के बाद जब उसको एग्जामिन किया तो देखा तो हाँ, वहाँ पे एक जख्म थी। सबसे पहले तो मुझे बहुत डर लगा कि जब वो जख्म बोल रही है तो कहीं लोकल रिकरेंस तो नहीं हुआ है, जहाँ पे पहले ऑपरेशन किया था वहाँ पे फिर से कैंसर तो दोबारा नहीं आया है, इसका मुझे डर था। जब मैंने उसको देखा और उसके साथ बात की तो वो महिला एक छोटे से गांव से आई थी, वो खेत में काम करती थी, और जब ऑपरेशन हो गया और एक ब्रेस्ट नहीं थी तो वो जब खेत पे काम करने जाती थी तो लोगों की नज़र बहुत अलग थी, ऐसा उसका कहना था कि मुझे बहुत अलग नज़र से सब लोग देखते थे। तो मुझे जाना, खेत पे काम करने को जाना यानी बहुत मुझे खराब लगता था, पर उसको जाना जरूरी था क्योंकि उसकी कमाई पे उसका घर चलता था। तो उसने क्या किया कि भगवान के पास में जब फूल रखते हैं उसका हम जो बास्केट रहता है, मराठी में उसको टोपली बोलते हैं, वो केन से बनी हुई रहती है, तो उसको सिर्फ एक माउंट चाहिए था। तो उसने उसको कपड़ा सिला उसके इसको बॉर्डर को, और फिर वो उसने ब्लाउज में रखा। पर वो जो कपड़ा था वो इतना थिन था कि वो घस गया जो केन का था, और उसके कारण वहां पे उसको जख्म हो गई। अब देखो ऐसा है कि कोई जब तुम उसमें से गुजरते हो तो रास्ता भी निकालना तुमको कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। पर वो महिला जो थी उसको वहां पे इंजरी हो गई थी, और वो ही एक टर्निंग पॉइंट था निशा, कि मुझे बहुत बार ऐसा लगता था कि मैं इस चीज के लिए कुछ करूं। बहुत कुछ ट्राई किया था मैंने, जो टेलर्स के कप रहते हैं जो वो ब्लाउजेस में लगाते हैं वो यूज करके देखा था, कहीं गोल ये करके उसमें कपास भर के देखा था, पर वो उसका शेप और वो ब्रेस्ट का शेप कहीं मैच ही नहीं होता था। वो बहुत राउंड दिखता था, रोंडो दिखता था, वो नेचुरल लुक नहीं देता था। तो मैं बहुत सोचती रही कि ये सब कैसे करूं। उसकी जख्म तो मैंने ड्रेसिंग करके उसको बुला के ठीक कर दी, पर उसके मन पे जो घाव हुआ था उसके लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। बहुत बेचैन हो गई थी मैं करूं तो क्या करूं, बहुत कुछ चीजें मैं ट्राई कर रही थी। और उसी समय जब मैं मेरे बेटे को मिलने गई थी और ये जब पता चला तो मैं बहुत खुश हो गई कि मैं वापस जाऊंगी और मैं सबको फ्री बांटूंगी।
क्योंकि ट्रेडिशनल ब्रेस्ट प्रोसेसेस इतने महंगे रहते हैं, पता भी हो तो वो खरीद नहीं सकते हैं, और मैं सबको फ्री में नहीं दे सकती थी क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव रहते हैं। तो ये जब मुझे पता चला तो आने के बाद मैं फटाफट सबको बताना शुरू कर दी। मैं, मेरी भाभी, मेरी फ्रेंड, मेरा हॉस्पिटल का स्टाफ, हम सब मिलके इसी के पीछे पड़ गए थे, और बहुत खुशी होती थी लोगों को देखे, और उनके जब एक्सप्रेशंस हम देखते थे देने के बाद, तो वो सिर्फ देखने के बाद ही पता चलेगा कि उनको कितनी खुशी थी और उनको देख के मुझे कितनी खुशी होती थी। मैम, सोशल मीडिया का काफी ज्यादा अभी क्रेज बढ़ गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लोग काफी एक्टिव रहते हैं। आई एम श्योर आप भी काफी एक्टिव हैं मैम। जब आप निटेड नॉकर्स के बारे में या जो ये डिजाइन्स हैं इनको लेकर जब आप पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, तब आपको किस तरह का रिस्पॉन्स आता है? इसके बारे में ना सबको अच्छा लगता है, पर मेरे ख्याल से भारतीय महिलाएं उतनी वोकल नहीं है। अच्छा लगा तो वो तुरंत कमेंट नहीं करेगी कि इट इज ब्यूटीफुल, गुड नॉकर्स। और बहुत लोगों का कहना रहता है कि ये तो अंदर रखा जाता है तो तुमको इसमें डिजाइन करने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं होता है। जब वो पहनने वाला भी उसको देखता है ना तो वो खुश हो जाना चाहिए, कहीं तो भी वो खुशी होनी चाहिए। ओह वाओ, सो ब्यूटीफुल, ये मेरा नॉकर है। वो जो खुशी रहती है ना, वो हर एक छोटी चीज में हमने खुशी ढूंढनी रहती है। तो दैट इज समथिंग सेल्फ केयर, सेल्फ यू आर ऑफरिंग सम हैप्पीनेस टू योर ओन सेल्फ। पर तभी यूएस या बाकी जहाँ के लोग देखते हैं ना, वो तुरंत, वो दो थोड़ा ज्यादा वोकल रहते हैं मेरे ख्याल से। वो तुरंत वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, मुझे चाहिए। वो तुरंत फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, कैन यू शिप इट टू मी। तो ये फ्लावर है, कहीं हम हार्ट बनाते हैं, तो ये सब चीजें सही में अच्छा लगता है, हर एक को अच्छा लगता है। पर हाँ, शायद हमारे यहाँ पे उतने उससे नहीं बोलते हैं, कहीं तो भी हिचकिचाहट रहती है उनकी बोलने की। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जब मेडिकल कॉलेज में हम दे रहे थे, एक गांव से महिला आई थी, काष्टा पहनी हुई थी। तो गांव से रहे या शहर से रहे, आखिर बॉडी तो एक है, महिला तो एक है, सोचना तो एक है, उसकी जरूरतें भी एक रहती है। तो उसको कहीं लगा कि मैं ये प्रोसेसेस लूं। पर मैं आपको बताती हूँ कि उसको जाके अपने हस्बैंड की कंसेंट लेनी पड़ी, उसको पूछना पड़ा कि मैं ये प्रोसेसेस लूं क्या। इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं था, पर उसने जब हाँ बोला, और वो भी उसने एकदम इस तरह से ऐसे करके वो निकल गया। फिर उसके बाद वो मनीबाई को हमने ये प्रोसेसेस दिए, और वो यूज कर रही थी। उसके बाद भी आके वो मिली और वो बोली कि नहीं मुझे अच्छा लगता है, पर मुझे बहुत ही वो था कि मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मैं लूं कि नहीं लूं। मैं बोली उसमें कौन सी बड़ी बात, नहीं हमारे परिवार में बोलेंगे कि ऑपरेशन तो हो गया, ये बाई को ये क्यों लाना है। बड़ी निराशाजनक बात है ये कि मैम आज हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं महिला दिवस पर, लेकिन उसके बाद भी इतनी भ्रांतियां हैं आज भी इस मुद्दे को लेकर कि महिला को अपने पति से परमिशन लेनी पड़ रही है अपने ही अंग के लिए। मैम, ब्रेस्ट कैंसर होने के प्रमुख कारण क्या हैं? आजकल लेट शादियां होना भी एक कारण माना जा रहा है। देखो, ये बोला जाता है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स विच कॉज, कोई एक इसके ऊपर हम नहीं आ सकते हैं। पहले तो ऐसा रहता है कि आपका मेंसेस कब शुरू हुआ, उसको हम मेनार्की बोलते हैं। आपका मीनोपॉज यानी आपका मेंसेस कब बंद हुआ। तो जनरली ये जो ब्रेस्ट कैंसर रहता है ये हार्मोन डिपेंडेंट रहता है। आप जैसे आपको मालूम होगा कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट ये हार्मोन डिपेंडेंट रहता है। तो जब हम हार्मोनली मैच्योर होते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट चालू होता है, तो जब फर्स्ट टाइम आपका मेंसेस आता है, दैट इज अ साइन कि आप हार्मोनली मैच्योर हो गए हैं। वहां से लेके जब आपका मीनोपॉज आता है, अगर आपको अर्ली मीनार्की यानी जल्दी शुरू हुआ और लेट मीनोपॉज, तो इतना जो समय है वो बढ़ जाता है हार्मोन एक्सपोजर के लिए। तो अर्ली मीनार्की, लेट मीनोपॉज एक रहता है। आपका बच्चा कौन से उम्र में हुआ है, अगर 30 इयर्स के पहले आपको बच्चा होता है तो वो कहीं आपके लिए प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है। कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम जब ब्रेस्ट प्रिपेयर होती है लैक्टेशन के लिए, ब्रेस्ट मिल्क तैयार करने के लिए, तो वो ब्रेस्ट सेल्स को मैच्योरिटी लाती है, और फिर वो कहीं रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी वो उसके ऊपर प्रतिकार शक्ति डेवलप होती है कि बाकी जो चीजें उसके अंदर बदलाव लाते हैं, खराब बदलाव लाते हैं, वो उसके लिए वो कहीं उसको फाइट बैक कर सके। पर अगर आपका यही जो फर्स्ट लैक्टेशन के लिए प्रिपरेशन लेट होता है, 30 इयर्स के बाद बेबी होता है, आजकल तो 40-42 इयर्स में फर्स्ट बेबी होता है, तो वो जो पोर्शन है इमैच्योर सेल्स का, फ्रॉम मिनार्की टू फर्स्ट प्रेगनेंसी बोला जाता है कि ये इमैच्योर ब्रेस्ट सेल्स रहते हैं।
तो वो ड्यूरेशन आपका बढ़ता है और फिर आपकी रिस्क बढ़ती है। सेकेंडली, ओबेसिटी, आजकल देखा जाता है कि बहुत लड़कियों का ओबेसिटी एक चीज रहती है कि उनका वेट ज्यादा रहता है। आपके अगर फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है। हाँ, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ निशा कि ब्रेस्ट कैंसर ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं रहता, ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी देखा जाता है। जी, ये एक प्रमुख बात है कि लोगों में ये भ्रम रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर मतलब महिला को ही हो सकता है, लेकिन यहाँ हम जानेंगे मैम से कि ये पुरुषों में भी होने की आशंकाएं रहती हैं। मैम प्लीज बताएं आप। तो ये पुरुषों में भी पाया जाता है। अगर आपके फैमिली में कोई महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या पुरुष को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है या महिला को ओवेरियन कैंसर हुआ है, तभी भी आपकी ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क बढ़ती है। और साथ ही साथ आप हार्मोन यूज कितना कर रहे हो, कितने साल यूज कर रहे हो, ये भी बहुत जरूरी रहता है। सेकेंडली, इस चीज के लिए बहुत मैं महत्व देती हूँ कि आपका डेली एक्सरसाइज, जनरली जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी वैसे ही वेट कंट्रोल में रहता है और ओबेसिटी नहीं रहती है। डायबिटीज या ब्लड शुगर भी उनका कंट्रोल में रहता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज और नींद, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, नींद में जब आपका डीप स्लीप रहता है 2 या 3 बजे, एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन जो रहता है, जो ब्रेस्ट सेल्स के लिए प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है, उसका पीक लेवल 2 या 3 बजे रहता है। पर आजकल देखते हैं कि लेट नाइट पार्टीज इतनी चलती है और फिर दूसरे दिन सुबह 11 और 12 बजे तक नींद होती है। पर ये डे टाइम स्लीप नाइट स्लीप को रिप्लेस कर ही नहीं सकती, क्योंकि डे टाइम में मेलाटोनिन सिक्रीशन होता ही नहीं है। तो ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं वो भी महत्वपूर्ण है ये अपनी रिस्क बढ़ाने में। कैंसर से होने वाली मौतों में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में अभी तक ही पहले क्रमांक पे था, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर पहले नंबर पर आ चुका है, जबकि सर्वाइकल कैंसर सेकंड नंबर पे आता है। मैम, इसकी अवेयरनेस के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, इसमें एक और बात निशा मेरे से रह गई कि ब्रेस्ट फीडिंग ये कहीं प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है। तो जहां तक कि 1 साल और 1 ईयर प्लस ब्रेस्ट फीडिंग करना ही चाहिए, वो आपको प्रोटेक्शन देता है। पर ये जो आपने कहा है कि ये नंबर 1 कैंसर बोला जाता है, भारत में ही नहीं पर ये पूरे ग्लोबली, पूरे संसार में, दुनिया में बोला जाता है कि ये महिलाओं के लिए एक अग्रगण्य कैंसर है और इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए बेस्ट प्रोटेक्शन अर्ली डिटेक्शन है, और ये अर्ली डिटेक्शन मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और ईयरली ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, इसी से कहीं ये जल्दी पकड़ में आता है, अर्ली डायग्नोसिस होता है। और अर्ली डायग्नोसिस होता है वो स्टेज जब आपका ट्रीटमेंट को एक फेवरेबल रिजल्ट मिलता है, और तभी जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ता हुआ जो अभी इंसिडेंस है, बढ़ते हुए मरीज है, इसको हम कहीं रोक सकेंगे। इसके लिए ब्रेस्ट स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, अंत में ये जानना चाहूंगी कि औसतन 1 साल में भारत में कितने ब्रेस्ट कैंसर के नए मरीज देखे जा रहे हैं और कितनों की मौत होती है? जनरली पिछला जो हमने देखा है कि 1,68,000 नए मरीज पाए गए हैं। हर 4 मिनट में एक ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है, हर 14 मिनट में एक ब्रेस्ट कैंसर के कारण डेथ होती है। और बोला जाता है कि 2 अगर हम ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस करते हैं तो बहुत दुख की बात है कि उसमें से एक महिला को हम ब्रेस्ट कैंसर को खो देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होने के बाद कई महिलाएं घबरा जाती हैं कि उन्हें देखने वालों की नज़र अलग बन जाएगी और उनकी सुंदरता में कहीं कमी आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर रोहिणी पाटिल खुद एक मिसाल हैं, जो कि एक सीख देती हैं कि खुलकर सामने आए, जल्द से जल्द इसे डिटेक्ट करवाएं और आगे अपनी जिंदगी एक सकारात्मक दिशा में लेकर जाएं। इसी के साथ आप देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार।